हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये आपकी अगर हम यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोर्थ यूनिट है और एनसीईआरटी के चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्स्थ चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहले मैं वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर का जो नाम है उसको एक्सप्लेन करता हूं। वर्क मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क अलग होता है और जो आपके डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो अलग होते हैं। पावर वर्क से ही रिलेटेड है, एनर्जी भी वर्क से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो वर्क को ही डिस्कस करेंगे। इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स if a force displaces a body in its direction, then we say the work is done। यानी कि फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर क्या है कि ये कोई ब्लॉक है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, हमने इस पे फोर्स लगाया F और ये यहां से यहां तक पहुंच गया, यानी कि सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो S है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। अब अगर मैं मान लिया ये दीवार पे पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, थक भी रहा हूं, लेकिन ये दीवार मूव नहीं कर रही है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं हुआ। इसका मतलब बॉडी पे फोर्स लगा है, बॉडी मूव करेगी तो वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। अगर मान लिया ये सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F और बॉडी मूव हो रही है स्ट्रेट थीटा एंगल पे S डिस्टेंस, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू S इंटू कॉस थीटा। ये वर्क डन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है, वर्क जो है वो स्केलर है। फोर्स भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर कब आता है? जब उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट किया जाए। ये हमने वेक्टर वाले कंसेप्ट में पढ़ा है। तो वेक्टर फॉर्म में आप W लिख सकते हो F डॉट S, दोनों के ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया। F डॉट S जो है वो वर्क के इक्वल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं, मैकेनिकल वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट S का डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं F को वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं Fxi Fyj Fzk, जहां Fx Fy और Fz जो हैं वो उस फोर्स के x y और z डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट हैं Sx Sy और Sz। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk डॉट प्रोडक्ट विद Sxi प्लस Syj प्लस Szk। और अगर आपको याद हो, हमने डॉट प्रोडक्ट में ये किया था, I से I वाला, J से J वाला और K से K वाला प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो I डॉट I वन आ जाती है, J डॉट J वन आ जाती है, K डॉट K भी वन आ जाती है, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K, इट गिव्स वन। और इसके अलावा I डॉट J हो या J डॉट K हो या K डॉट I हो, वो सारा जीरो हो जाता है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। ये फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाता है।
अब इसमें देखिए ना तो यहाँ पे आई जे के है ना कैप तरह का मतलब यूनिट वेक्टर कोई भी इसमें नहीं है, तो इससे भी प्रूव हो रहा है कि ये स्केलर रिजल्ट है, जबकि आपकी प्रोडक्ट किससे हो रही है, वेक्टर की दूसरे वेक्टर से प्रोडक्ट हो रही है। अब अगर मैं यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करूं, यूनिट्स ऑफ वर्क की, यूनिट ऑफ वर्क W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा फोर्स का न्यूटन होता है, इसका मीटर होता है। इसके दो तरह की यूनिट होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट में हम क्या लेके चलते हैं, उसमें जो फोर्स है वो ma होता है। a जो है वो ग्रेविटेशन नहीं हो सकता, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन छोड़ के कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है, तो यूनिट जो होंगी वो एब्सोल्यूट यूनिट होंगी। और ये एब्सोल्यूट यूनिट दो तरह की हो सकती हैं, फर्स्ट एसआई सिस्टम में, दूसरी CGS सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट यूनिट में एसआई यूनिट डिस्कस करूंगा, तो उसी का मैं पार्ट आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होती है, तो W हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और इसको जूल भी बोलते हैं, इज इक्वल टू जूल। तो जूल इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज कहें कि अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा के उसे फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो उस पर कितना वर्क किया जाएगा, 1 जूल वर्क किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, 1 जूल इज द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू 1 मीटर। यानी कि 1 जूल वो वर्क है जो एक फोर्स के द्वारा किया जाए, वो फोर्स कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन। क्या करने के लिए, टू डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स थ्रू 1 मीटर। यानी कि एक बॉडी को 1 न्यूटन का फोर्स लगा के फोर्स की डायरेक्शन में जब 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो उस फोर्स द्वारा किया गया वर्क 1 जूल होगा। सेकंड नंबर पे हम आते हैं CGS में। देखिए फॉर्मूला तो वही है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो CGS में फोर्स की यूनिट होती है अर्ग, ये हमने इसे पहली यूनिट्स में पढ़ लिया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में हो जाती है। तो जो अर्ग इंटू सेंटीमीटर है इसको बोलते हैं, फोर्स को बोलते हैं डाइन में, डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। फोर्स की यूनिट हो जाएगी डाइन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, और वर्क की यूनिट हो जाएगी अर्ग। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, तो जैसे डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी डेफिनेशन रहेगी, थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो बदलेगा क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो अलग हैं। देखिए डेफिनेशन, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 डाइन इज सेड टू बी 1 अर्ग इफ इट डिस्प्लेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू 1 सेंटीमीटर। कि अगर 1 डाइन का फोर्स किसी बॉडी पे लग के उसे 1 सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर देता है, तो जो वर्क होगा वो 1 अर्ग कहलाएगा। तो ये भी एक एब्सोल्यूट यूनिट है लेकिन CGS में। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब क्योंकि अर्ग जो है वो CGS यूनिट में, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर को सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां रख देता हूं, इट विल बी 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर।
या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10⁵ इंटू 10⁻² डाइन इंटू सेंटीमीटर, या फिर 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को लिख देते हैं अर्ग। तो 10⁷ अर्ग, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। जो फर्स्ट यूनिट की प्लेलिस्ट है उसमें भी हमने ये चीजें की हुई हैं। अगर आपने और डिटेल में इनको पढ़ना है यूनिट और डायमेंशन को, तो आप हमारे चैनल की फर्स्ट यूनिट की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। देखिए वो थी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। अब हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, एक्सेलरेशन ए था जो कि इक्वल टू जी नहीं था, यानी कि वो जो फोर्स था वो अंडर ग्रेविटी नहीं था, जो वर्क हो रहा था वो ड्यू टू ग्रेविटी नहीं हो रहा था। लेकिन अगर जो वर्क हो वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो तब हम ग्रेविटेशनल यूनिट यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में वो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर, और किलोग्राम मीटर फोर्स तो हमारे पास, हम ये फॉर्मूला हमारे पास है W = F/S। तो वर्क जो है वो 1 किलोग्राम मीटर कब होगा, अगर जो फोर्स है वो 1 kg वेट होगा और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा। यानी कि अगर 1 kg वेट का फोर्स एक बॉडी पे लग के उसे 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे तो जो वर्क होगा वो 1 kg मीटर होगा। 1 kg मीटर इज द वर्क that is used to displace a body through 1 meter by application of a force of 1 kg weight। ये डेफिनेशन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 1 kg meter is the work done by a force of 1 kg weight when it displace a body through 1 meter। यानी कि जब 1 kg weight का फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई होके उसे 1 मीटर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है तो उसके ऊपर किया गया जो वर्क है दैट इज 1 kg मीटर। बिल्कुल इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में भी हम कर सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में ये हो जाता है ग्राम मीटर, ये हो जाता है ग्राम वेट, और डिस्टेंस हो जाता है सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम मीटर, ग्राम सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 gram centimeter is the work done by a force of 1 gram weight when it displaces a body through 1 centimeter। ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये आपका सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा। तो एसआई सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो है 1 kg मीटर, सीजीएस में 1 ग्राम सेंटीमीटर, और इन दोनों में आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि किलोग्राम में 1000 ग्राम, मीटर में 100 सेंटीमीटर। एक और बात ध्यान देने की है, यहाँ पे जो 1 ग्राम वेट होता है दैट इज 980 डाइन। तो यहां से 1 ग्राम सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो 980 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 980 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग लिख सकते हैं। तो 980 अर्ग के बराबर हो जाता है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर जो है वो 980 अर्ग के बराबर हो जाता है। इसी तरह से 1 किलोग्राम वेट जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो अगर उसको हम वैल्यू रखते हैं, हमें पता है कि 1 किलोग्राम मीटर जो है दैट इज 1 kg वेट इंटू 1 मीटर, यानी कि 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 9.8 न्यूटन मीटर, इसको 9.8 जूल भी कह सकते हैं। तो 1 kg मीटर तो है 9.8 जूल के बराबर, और 1 ग्राम सेंटीमीटर जो है वो 980 अर्ग के बराबर होता है। तो ये एक तरह से एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स में रिलेशन भी आ जाता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप का मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला है W = F/S cos थीटा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है,
प्लस और माइनस इससे होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट वर्क के 3 टाइप हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव। cos थीटा की पॉजिटिव होने के लिए जो थीटा है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, 90 से कम रहना चाहिए। यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 और 90 के बीच में रहेगा, 0 इंक्लूड किया जा सकता है, 90 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 90 से तो कम ही होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा और 90 से कम। जब थीटा ये होगा तब जो W आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसके एग्जांपल हैं, जैसे आप क्या करते हैं, किसी ब्लॉक को धक्का मारते हैं इस तरफ और वो इधर चला जाता है, तो जो थीटा है दैट इज लेस देन 90, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर मान लिया किसी हाइट पे कोई ब्लॉक है और उसको यहां से छोड़ दिया जाता है, तो यहां पे जो वर्क लगेगा, वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाय ग्रेविटी होगा। तो वो नीचे काम कर रही है, बॉडी जा भी नीचे रही है, थीटा हो गया 0, तो वो वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो जब भी इस तरह के केसेस होंगे जहां थीटा की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो पर 90 से छोटी हो, तब जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। एग्जांपल हमने इसमें ले लिया। अगला केस है नेगेटिव वर्क। सीधा सा फॉर्मूला है, नेगेटिव कब होगा? जब cos थीटा है नेगेटिव। तो ये कब होगा? जब 90 से तो बड़ा हो थीटा और 180 या उससे छोटा हो, 180 के बराबर हो या उससे छोटा हो। क्यों? क्योंकि जो cos 180 की वैल्यू है वो -1 होती है। इसके अलावा इन सब के लिए cos थीटा जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे सारे वर्क जिनमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से बड़ा होता है, 180 तक होता है, उसमें वर्क डन नेगेटिव होगा। इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एक बॉडी को आपने फोर्स तो इधर लगाया, वो इधर डिस्प्लेस हो गई, F फोर्स लगाया था, मान लिया S डिस्प्लेस हुई, तो F इंटू एस, तो वर्क डन बाय U है, वो तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जिधर फोर्स लगाया जा रहा है उधर ही डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, लेकिन फ्रिक्शन भी तो लग रहा है इस तरफ Fs, तो जो वर्क डन होगा Fs इंटू एस वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, एंगल जो हो गया वो 180 डिग्री हो गया। तो जब 180 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसके अलावा जब आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो भी नेगेटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही है और बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हुई है। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। लास्ट केस है जीरो वर्क। अब देखिए 3 चीजें हैं, तीनों में से कुछ भी 0 हो जाए, अगर फोर्स 0 हो और S 0 हो और cos थीटा 0 हो, तो वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब मान लिया एक बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन उसमें 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक F1 और एक F2, और दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। भले ही बॉडी यहां से यहां तक पहुंच गई, लेकिन नेट फोर्स उसमें 0 रहा, तो वर्क डन उस केस में 0 होगा। एक आप जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि मैं दीवार को फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन दीवार डिस्प्लेस तो नहीं हो रही, F तो है लेकिन S 0 है, तब भी रिजल्ट 0 होगा। और cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 होगा। यानी कि जैसे एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करती है, हमें पता है बॉडी की मोशन तो इस तरफ हो रही है, लेकिन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, एंगल हो गया 90। तो जब भी सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करती है, चाहे पूरा सर्कल कवर करे या ना करे, चाहे सर्कुलर पाथ में यहां से यहां भी गई है, तब भी उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल रहा है वो 90 रहा है, इसलिए वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेती है तब भी 0 होगा, आधा साइकिल करती है तब भी 0 होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा, क्योंकि उसमें हर पॉइंट पे
जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है वो 90 बन रहा है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो।